A very good afternoon to all of you. Today we will start our next chapter, that is hospital manufacturing. In that, first we will see the introduction of this. In that, in India, hospital manufacturing is one of the greatest challenge for the hospital authorities. मतलब इंडिया के अंदर हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग मतलब हॉस्पिटल के अंदर ड्रग्स की और पैरेंटल प्रिपरेशन की मैन्युफैक्चरिंग करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के लिए. बिसाइड दिस द इशू वॉज रेफर्ड फॉर द स्टडी ऑफ हाथी कमेटी. मतलब इस तरह की जो स्टडी है कि हॉस्पिटल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना ड्रग की और पैरेंटल प्रिपरेशन करना, तो ये किसके थ्रू हम रेफ़र करते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. जो हम अथॉरिटी को जो कमेटी को जो गाइडलाइन हम जिसकी फॉलो करते हैं वो है हाथी कमेटी. तो हाथी कमेटी क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट अ कमेटी ऑन 1974 कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर जयसुखलाल हाथी. मतलब ये जो कमेटी है ये इंडिया ने कब कंस्टिट्यूट की थी? 1974 के अंदर. और हाथी कमेटी एम्फेसाइजेज द achievement of self-sufficiency in medicines and abundant availability of reasonable price and essential medicine. मतलब इनका मोटो क्या था कि जो मेडिसिन है उनको खुद मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी जो कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू मार्केट उसको कम करके उसको लोगों तक पहुंचाना उस मेडिसिन को. और उसकी जो अवेलेबिलिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन है जिसको मतलब मार्केट में जल्दी मिल नहीं रही, तो इस तरह से क्या होता है कि पेशेंट उसको ट्रीटमेंट देने में फिर वो लेट हो जाते हैं. तो इस तरह के जो एरर है उसको कम करने के लिए हम जो मेडिसिन उसकी अवेलेबिलिटी को हमको अवेलेबल करने के लिए पेशेंट के लिए इस तरह की कमेटी फॉर्म हुई, जिसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस कमेटी रिकमेंड द फॉलोइंग क्राइटेरिया व्हाई द हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट शुड हैव इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. मतलब इस कमेटी ने यहाँ पे हमको एक क्राइटेरिया बताया है की हॉस्पिटलमध्ये त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग मतलब आपण का करायचो, मतलब कि हॉस्पिटल में हमने क्यों मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए. तो इसलिए उन्होंने जो फॉलोइंग क्राइटेरिया बताया हम उसको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. तो इन दैट द फर्स्ट वन इज़ क्वालिटी ऑफ मेडिसिन. मतलब टू सम एक्सटेंट अनफेयर प्रैक्टिस बाय द सप्लायर लीड टू सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड मेडिसिन. मतलब कभी कभी क्या होता है कि जिससे हम मेडिसिन ले रहे हैं, जिससे मतलब हॉस्पिटल मेडिसिन मंगवा रहा है, जिससे जो कंपनी से मंगवा रहा है, तो वो क्या करता है कि उस तरह की जो मेडिसिन है तो उसकी जो क्वालिटी है वो उसको सब स्टैंडर्ड ड्रग के तौर पर देता है. मतलब सब स्टैंडर्ड मीन्स ऐसा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो उसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो उसका स्पेसिफिकेशन है उससे मैच नहीं करता, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमको ऐसे बार हो सकता है कि जब जो हम मेडिसिन मंगवा रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड हमको फॉर्म मिल सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम उसका जो पर्टिकुलर डिज़ायर इफेक्ट है वो हमको नहीं मिलने वाला. तो ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हमको जो मैन्युफैक्चरिंग है उस मेडिसिन की वो हमको हॉस्पिटल में ही करनी चाहिए. तो इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की वो हम खुद उसको मेंटेन रखेंगे. और दूसरा रीज़न क्या है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स. मतलब सर्टन ड्रग्स आइदर ड्यू टू द लेस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट और इन क्वांटिटी ऑफ द ऑर्डर इज लेस रिमेन आउट ऑफ द स्टॉक इन द मार्केट. मतलब काही वेळेस असं असतो की जे आपल्याला ड्रग मागवायचं असतो त्याची एकतर प्रॉफिट खूप जास्त असल्यामुळे किंवा त्याची क्वांटिटी आपण कमी टाकतो, म्हणजे ते ऑर्डर जे आहे ते ड्रगच्या ते आपण कमी टाकल्यामुळे त्याची जे प्राईस आहे ते आपल्याला जास्त द्यावी लागते, किंवा तो ड्रग जे आहे तो आउट ऑफ स्टॉक असतो नेहमी. असे जे एरर असतो, तर मग असं झालं तर काय होतं की जे आपल्याला ड्रग पाहिजे ते आपल्याला टाईमवर भेटत नाही. तर हे सगळं होऊ नये म्हणून आपण जे मेडिसिन आहे त्याला आपण जर हॉस्पिटलमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग केला तर मग काय होईल, जे चान्सेस आहे ते ड्रग अवेलेबल करण्याचे ते आपल्याला इन्क्रीज होऊन जाईल. तर हा एक त्याचे रिझन आहे. आणि नेक्स्ट आहे डिले इन सप्लाय.
म्हणजे परचेस फ्रॉम आउटसाइड द इंस्टीट्यूट रिक्वायर सम टाइम टू कंप्लीट द प्रोक्यूरमेंट फॉर्मेलिटीज़, इट मे लीड टू डिले इन सप्लाई। मतलब जैसे कि हमको एक आधी मेडिसिन मंगवानी है तो उसके लिए हमको पहले उसको जो हमको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है पहले हमको उसकी रिक्वायरमेंट देखना होंगी, फिर उसके हिसाब से उसका प्रोक्यूरमेंट, उसको ऑर्डर डालनी होगी, फिर ऑर्डर डालने के बाद में वो मेडिसिन जो ऑर्डर है वो जो हमारा सप्लायर उसके पास जाएगा, वो ऑर्डर उसके पास में जाने के बाद में फिर वो ऑर्डर को डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच होने के बाद में फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे पास में आएगा। तो इतना ये जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग कंज्यूमिंग पीरियड है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे बचेगा अगर हम हॉस्पिटल में ही ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो। और नेक्स्ट वन क्या है कि कॉस्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इफ़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन इज़ in large quantities which is above the break even point, it is a point at which no profit or losses occurs। मतलब ऐसा होता है कि अगर उस मेडिसिन की डेली रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अगर, और वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर रोज़ रिक्वायर होती है डेली, तो इससे क्या होगा कि हमको उसकी कॉस्ट मतलब बार बार हमको उस मेडिसिन को बार बार मार्केट से लार्ज क्वांटिटी के अंदर परचेस करना होगा। तो ये जो कॉस्ट है हमारा, तो वो कॉस्ट भी ऑब्वियसली ज़्यादा जाने वाला है उसको अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर से परचेस करेंगे रोज़। और लेकिन अगर हमने उसको हमारे ही हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिए तो जो कॉस्ट है उसके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। जो कॉस्ट है हमारे बजट का हॉस्पिटल का, तो वो उसमें उसका प्रॉफिट होगा। तो बेसिकली जो हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग है वो हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिली। लेकिन जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं जैसे कि मुंबई इधर उधर, तो वहाँ पर कैसे होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ड्रग्स की, जैसे कि जो पेरेंटल्स होते हैं वो खुद ही हॉस्पिटल में बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका कॉस्ट जो है वो बचता है। कैसे कि बनाने के बाद क्या होता है कि जो जैसे कि वो रीयूजेबल ग्लास कंटेनर यूज़ करते हैं अपना पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए, तो उतना जो कॉस्ट है प्लास्टिक का वो हमारा बच जाता है उसके अंदर। तो उसमें पहला इकोनॉमिक कंसिडरेशन की हमको क्यों हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। द प्राइम एक्टिविटी ऑफ द हॉस्पिटल इज़ टू इंश्योर सप्लाई ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट आइदर बाय मैन्युफैक्चरिंग इन द फार्मेसी इटसेल्फ और बाय परचेसिंग फ्रॉम आउटसाइड फार्मास्यूटिकल कंपनीज थ्रू इंस्टीट्यूशनल सप्लाई। मतलब जो पहली एक्टिविटी है हॉस्पिटल की वो क्या है कि हमको हॉस्पिटल में मेडिसिन को सप्लाई करना है, एक तो हॉस्पिटल में खुद मैन्युफैक्चरिंग करके या फिर उस मेडिसिन को बाहर से परचेस करके। इस दो तरह से हमको मेडिसिन को पेशेंट को सप्लाई करना है। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है हॉस्पिटल फार्मेसी की, जिसके अंदर सिमिलरली द मैसूर कमेटी ऑन हॉस्पिटल फार्मेसीज सजेस्ट टू हैव ओन IV फ्लूइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। मतलब जो मैसूर कमेटी उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो IV जो इंट्रावेनस फ्लूइड जो हम देते हैं, मतलब जैसे कि स्लाइन वगैरह एक्सेट्रा, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हम हॉस्पिटल जो है वो खुद करें। तो फ्रॉम एन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, मैन पावर कंप्लेंट्स विद स्टैंडर्ड ऑफ FDA एंड वर्किंग कैपिटल इज इसेंशियल टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मतलब जब अगर हमको एक IV यूनिट हॉस्पिटल में ऑन करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है कि हमको जो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पर हमको उसको मैन्युफैक्चर करना है, और फिर जो उसके लिए रिक्वायरमेंट मशीनरीज़ है, फिर मैन पावर मतलब कि जो लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लगने वाले, जैसे कि फार्मासिस्ट, मैन पावर मतलब फार्मासिस्ट जो भी हमको स्टाफ लगने वाला है उसके लिए। फिर कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ FDA, मतलब जो FDA ने US FDA ने या फिर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट दी है, जो भी उस तरह की यूनिट को चलाने के लिए या फिर उस यूनिट को ऑपरेट करने के लिए जिस तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड की है उसको फॉलो करने के लिए जो भी गाइडलाइन दी उसको फॉलो करना। और ये सब क्या है कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट है अगर हमको एक हॉस्पिटल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को चलाना है। तो द एंटायर ऑपरेशन अफेक्ट द बजटरी कंट्रोल ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब ये जो भी ऑपरेशन हम करने वाले, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग का ये किसको इफेक्ट करेगा, हॉस्पिटल के बजट को, उसका जो बजट कंट्रोल है हॉस्पिटल का कि वो कैसे मैनेज करते हैं उसको, तो ये इसको इफेक्ट करने वाला है। एंड देयरफॉर इट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ टू इंस्टॉल द IV फ्लूइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये क्या है कि एक ऐसा
एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मतलब एक ऐसा एक तरीका है जिसको हम हॉस्पिटल में अप्लाई करके हम इसको जो प्राइस जो हमारा प्रॉफिट होने वाला है मेडिसिन का, जो जैसे कि जो भी मेडिसिन मंगवाते हैं बाहर से, तो उस जो अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। किस वजह से? क्योंकि हम वो मेडिसिन को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमारे जो भी एक्सपेंस है, जैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस या फिर फार्मेसी का स्टाफ, तो ये जो हमारे एक्सपेंसेस है ये सब हमारे यहाँ पे क्या होने वाले हैं, रिडक्शन होने वाला है इसके अंदर। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, मतलब प्रायर टू मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट द मैन्युफैक्चरिंग शुड हैव द लिस्ट ऑफ टाइप्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन ड्रग टू बी प्रोड्यूस्ड। मतलब मैन्युफैक्चरिंग से पहले हमारे पास में एक लिस्ट होनी चाहिए जिसके अंदर हमको पता होना चाहिए कि इस हॉस्पिटल में हमको किस तरह की मेडिसिन ज़्यादा लगने वाली आहे, आपल्याला कोणती मेडिसिन जास्त त्याच्या आपल्याला यूज इथे होतो आणि आपण कोणती मेडिसिनला जास्त मॅन्युफॅक्चर त्याच्या करू शकतो आपण, किंवा असं नाही झालं पाहिजे की हे मेडिसिन तर इथे याचा काही उपयोगच नाही आहे आणि आपण त्याच्याच मॅन्युफॅक्चरिंग करतो आहे. तर मग आपल्याला पहिले एस्टिमेट करावं लागेल की आपल्या हॉस्पिटलची डिमांड काय आहे, इथे आपल्याला कोणकोणती मेडिसिन किंवा कोणकोणते पॅरेंटल्स आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी लागणार आहे. तर मग या बेसिसवर आपण पहिले ठरवणार की आपल्याला इतके क्वांटिटीमध्ये इतकं मेडिसिन किंवा इतकी आय व्ही प्रिपरेशन आपल्याला पर डेला लागणार आहे. तर मग याच्यासाठी आपल्याला इतकी फॉर्म्युलेशन करावं लागेल किंवा इतकी फॉर्म्युलेशन मॅन्युफॅक्चर करावं लागेल. हॉस्पिटल शेल अराइव एट द रिक्वायरमेंट एंड फ्यूचर डिमांड बाय फॉरकास्टिंग, मतलब एस्टिमेट करना है हमको यहाँ पे कि मतलब एस्टिमेट करना है कि हमको कितनी मेडिसिन लगने वाली है फ्यूचर में, या फिर हमको जैसे कि अभी सीज़न जैसे कि अभी बारिश शुरू हो रही है तो फिर हमको एंटी मलेरियल ड्रग्स ज़्यादा लगने वाले हैं ऐसे, तो हमको एस्टिमेट करना है ये सब चीज़ों को, और उसकी बेसिस पे हमको उस पर्टिकुलर प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फिर उस पर्टिकुलर ड्रग की, उस पर्टिकुलर आईवी की, उस पर्टिकुलर सलाइन जो भी हम प्रिपेयर करने वाले पैरेंटल्स प्रिपरेशन, उसकी हमको प्रिपरेशन करनी है. नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिफरेंट मेथड सच एज रेफरेंस ऑफ पास्ट हिस्ट्री, जजमेंटल एंड कैजुअल मॉडल्स. मतलब जो एस्टिमेट हम करेंगे कि हमको डिमांड क्या है हमारे हॉस्पिटल की, हमको किस बेस पे एस्टिमेट करना है कि हमको कौन सी चीज़ लगने वाली है, कौन सी चीज़ हमको नहीं लगने वाली है, तो उसके लिए 3 मेथड है. सबसे पहली मेथड कौन सी है? रेफरेंस ऑफ पास्ट हिस्ट्री. मतलब द डेटा ऑफ मेडिसिन कंज्यूम बाय द फार्मेसी एंड आर एक्सटेंड टू द फ्यूचर इन डिसाइडिंग द डिमांड ऑफ ड्रग. मतलब कि हम जो फार्मेसी स्टोर है उससे हम ये रेफरन्स ले सकते की आपल्याला कोणती मेडिसिन जास्त लागते हॉस्पिटलमध्ये, किंवा कोणता प्रोडक्ट आपल्या हॉस्पिटलमध्ये जास्त चालणारा आहे, किंवा कोणती मेडिसिन जास्त विकली जाते. तर मग याच्या बेसिसवरती आपण कळवणार की आपल्याला कोणती मेडिसिनची नीड हॉस्पिटलमध्ये जास्त आहे. तर मग तोच मेडिसिन आपण जास्त प्रमाणामध्ये आपण त्याच्या मॅन्युफॅक्चर करणार आहे. आणि सेकंड वन इज जजमेंटल. इन दिस द ओपिनियन ऑफ क्लिनिकल अँड फार्मसी स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन इन द फ्यूचर. मतलब इसमें जो पहली मेथड थी उसमें क्या था कि हम रेफरेंस लेने वाले थे कि जो पास्ट में हमारा जो भी मेडिसिन जितना भी हमारा हुआ है उसके बेसिस पर कि हमारे हॉस्पिटल में कौन सी मेडिसिन चलती है तो उसके हिसाब से हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है. लेकिन जो दूसरा है उसमें क्या है कि जजमेंटल है, कि जिसमें हमको ओपिनियन लेने किसके, क्लिनिकल फार्मेसी के और जो स्टाफ है हॉस्पिटल का उनसे हमको मशवरा लेना है, उनसे हमको राय लेनी है, उनसे हमको सजेशन लेने हैं कि हमको किस तरह की मेडिसिन जो है वो रखनी चाहिए, या किस तरह की मेडिसिन को हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, या फिर किस तरह की मेडिसिन हमको फ्यूचर में लगने वाली है. इस तरह की जो ओपिनियन ले सकते हैं तो उसको हम कहेंगे कि एक जजमेंटल मेथड है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. और द थर्ड वन इज़ कैजुअल मॉडल्स. इन दैट बाय इवेल्युएटिंग द मेडिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल वन कैन फोरकास्ट द डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग डिपेंड अपॉन द सर्टन फैक्ट्स. मतलब इसमें क्या होता है कि कैजुअल मॉडल्स के अंदर कि हमको ये डॉक्यूमेंट की बेसिस पे होता है. जैसे कि मतलब जो पेशेंट है उसको जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है ये उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह का मेडिसिन की डिमांड हमारे हॉस्पिटल में है, और उसको हम फिर परचेस करेंगे या फिर उसको हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि कैटेगरी ऑफ ड्रग, कि किस तरह के ड्रग हमको लगने वाले हैं और उसकी फैक्ट मतलब किस वजह से. जैसे कि मतलब अभी
सपोज़ कि हमको होल ब्लड लगने वाला है, तो किस वजह से लगने वाला है? क्योंकि नंबर ऑफ कॉजुअलिटी एडमिटेड इन इमरजेंसी वार्ड, मतलब अगर वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के अंदर ज़्यादा पेशेंट एडमिट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वन, इमरजेंसी पेशेंट वहाँ पर ज़्यादा आते हैं, तो हमको जो होल ब्लड है वो ज़्यादा लगने वाला है। किस लिए? क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हमको इस तरह की नीड हॉस्पिटल की पहले देखनी है। उस हिसाब से हमको डिसाइड करना है कि हॉस्पिटल में किस तरह के ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होगी। और फिर सेकंड वन इज़ एंटी हाइपरटेंसिव, मतलब कैटेगरी ऑफ ड्रग कौन सी है? एंटी हाइपरटेंसिव। द नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड एवरी मंथ विद हाइपरटेंशन, मतलब हमको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, तो पहले हमको ये देखना होगा उसके लिए कि कितने पेशेंट मंथली हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं हाइपरटेंशन के, तो उसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको कितनी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेंगी। और तीसरा क्या है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट कम फॉर स्क्रीनिंग डायग्नोसिस एग्जामिनेशन पीरियडिकली, मतलब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि अगर हमको सपोज एक्सरे सेंटर डालना है वहाँ पे, एक्सरे वगैरह या फिर जो भी सिटी स्कैन वगैरह जैसे ये इन सब चीज़ों का एक यूनिट अगर हॉस्पिटल में डालना है, तो पहले हमको ये देखना है कि हॉस्पिटल में कितने ऐसे पेशेंट हैं, जो कितने नंबर ऑफ पेशेंट है जो जिनको रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या फिर उनको डायग्नोसिस के लिए एक्सरे करना पड़ता है या फिर सिटी स्कैन करना पड़ता है या फिर जो कोई भी रेडियो रेज रिलेटेड जितनी भी एग्जामिनेशन है वो करना पड़ता है। तो उसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमको यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स डालना है, मतलब चेस्ट की या फिर जितने भी है वो हमको डालना है यहाँ पे कि नहीं। और फिर द नेक्स्ट वन इज़ द टोटल कोस्ट पर यूनिट इज़ द नेक्स्ट वन इज़ यूनिट कोस्ट। तो हम यूनिट कोस्ट कैसे निकालेंगे? द टोटल कोस्ट पर यूनिट इज़ कैलकुलेटेड बाय अश्यूमिंग दैट द लैंड एंड प्रीमिसेस आर ओन एंड नो रेंट इज़ पेड ऑन अकाउंट ऑफ इट, मतलब कि अगर हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो जगह पे हमको प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो हमारा खुद का होना चाहिए, जो प्रीमिसेस है वो हमारा ओन होना चाहिए, मतलब वो हमारा होना चाहिए। उसको मतलब किसी तरह का रेंट या पेड अमाउंट हमको नहीं देना है उसको। और इट इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट पैक, मतलब इस फार्मूले की बेसिस पे हमको क्या निकलेगा कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब हमको कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट कितना है हॉस्पिटल का, वो अमाउंट बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट पैक, मतलब कितने यूनिट पैक होंगे, तो उसकी बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना यूनिट कॉस्ट पर यूनिट हमको लगने वाला है। एंड द नेक्स्ट वन इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड, मतलब जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्ट का ये वाला, वो किस बेसिस पे डिफाइन करेंगे हम? ये जो टोटल कॉस्ट है इसको वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिलाकर जो अमाउंट आएंगे उसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है हम वो देखेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट दैट चेंज एज द क्वांटिटी ऑफ द गुड और सर्विसेज दैट अ बिजनेस प्रोड्यूसेस चेंजेस, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट मतलब कैसी कॉस्ट कि जैसे कि मतलब अभी हमको कोई चीज़ मंगवानी है तो उसकी प्राइस सपोज 150 पर यूनिट है, लेकिन हम उसको अगर क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं तो मैन्युफैक्चरर जो है या फिर जो सप्लायर है वो क्या करता है, जो 150 है वो हमको क्या करता है उसकी प्राइस कम करके उसको 140 देता है। क्यों? क्योंकि हम उसको बल्क में या ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं इसलिए। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है मतलब ऐसी कॉस्ट जो कि फिक्स्ड होती है, तो हम यहाँ पे मतलब एग्जांपल देखेंगे उनकी। जैसे वेरिएबल कॉस्ट किसको कहेंगे हम? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब ऐसी कॉस्ट जो रॉ मटेरियल्स लाने के लिए हमको लगने वाली है, जैसे कि रॉ पाउडर हुआ या फिर स्टराइल वाटर हुआ, जैसे भी ये जो रॉ मटेरियल्स हमको लाने के लिए जो कॉस्ट लगने वाली है उसको हम बोलेंगे कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स। एंड द सेकंड वन इज़ कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, मतलब उसको जो फॉर्मुलेशन हम फॉर्म करने वाले हैं उसको पैकिंग के लिए क्या कॉस्ट लगने वाली है, उसको इक्विपमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, उसको मैन पावर कितनी लगने वाली, तो मैन पावर का हमको जो भी एक्सपेंसेस है उसका कितना कॉस्ट आ रहा है। फिर यूटिलिटी एक्सपेंसेस मतलब उस प्लांट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर सप्लाई या फिर जो हमारा स्टाफ है उनकी सैलरीज़ वगैरह, ये सब कहाँ पे आएगा कि यूटिलिटी एक्सपेंसेस, मतलब कि हमको कितनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना लगेगा, फिर हमको वाटर कितना लगेगा, फिर वाटर सप्लाई कितना लगेगा हमको उसके लिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो यूटिलिटी एक्सपेंस के अंदर है। और वैक्स किसको बोलेंगे हम? वैक्स मतलब
कि जो सैलरीड मैन पावर होता है वहाँ पे, जो हमको मतलब उनको हफ्ते या फिर मंथली उनको हमको सैलरी देनी पड़ती है, जैसे कि मज़दूर वगैरह, तो वो जो लगने वाले हैं हमको, तो उनका जो कॉस्ट है, तो इस तरह की जो भी कॉस्ट रहेंगी वो कहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। और द नेक्स्ट वन कौन सा रहेगा, तो फिक्स्ड। और फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलेंगे हम, सैलरीज, मतलब जो सैलरीज है एम्प्लॉय की, जो सैलरीज हम करने वाले उसको हम कहेंगे फिक्स, कि हमको इतनी सैलरी ही उनको देनी पड़ती है, ऐसे उनको वेरिएशन नहीं होता है बार बार। और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जब ड्रग हमारा बन गया तो उसको मार्केट में बेचने के लिए फिर हमको जो भी एक्सपेंस लगे, जैसे कि मतलब उसकी मार्केटिंग करनी है हमको, तो जो भी हम उसको एक्सपेंस आने वाला है वो, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मतलब कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्लान का एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए जो भी हमको अमाउंट यहाँ पे लगने वाली है। फिर टेस्टिंग चार्जेस, मतलब क्वालिटी कंट्रोल चार्जेस, मतलब यहाँ पे जैसे की अगर हमको एखादी जे आपल्याला प्रोडक्ट बनवलेलं आहे त्याची HPLC करायचं आहे, त्याच्या IR करायचे आहे, त्या UV करायचं आहे, त्याची प्री क्लिनिकल इव्हॅल्युएशन करायची आहे, तर मग याच्यासाठी जे काही आपल्याला चार्जेस लागणार आहे, त्याला आपल्याला जे काही एक्सपेन्स लागणार आहे त्याला आपण म्हणणार टेस्टिंग चार्जेस. and then डिप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन्स एंड प्रीमिसेस, मतलब कि जो प्रीमिसेस है अगर वो हमने रेंट से लिया है, या फिर जो ड्यू जिसको हम बोलेंगे कि ड्यू हो गया यहाँ पे मशीन्स का, या फिर प्रीमिसेस का, मतलब हमने अगर टाइम पर उस तरह की पेमेंट नहीं की तो उसका जो ड्यू हमको भरना पड़ा, तो उस तरह का जो भी एक्सपेंस होंगे या फिर जो भी चार्जेस हमको लगेंगे तो हम उसको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट. फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग. इन दैट इन 1616 the discovery of blood circulation by Harvey gave a base to formulate parenterals in the form of injectables and intravenous admixtures and fluids. The word parenterals are derived from a Greek word that is para, मतलब beside, मतलब बॉडी के अंदर, इंटेरॉन मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, मतलब तो इन सबको मिलाकर जो वर्ड बना कौन सा, पैरेंट्रल्स, वो इसका एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. और इसको किसने मतलब सबसे पहले किया था, हार्वे गेव ने. और इसके अंदर जो पैरेंट्रल्स है वो मेनली दो बड़ी कैटेगरीज के अंदर अपन उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर उनको क्लासीफाई कर सकते हैं. तो उसके अंदर पहला है, जो पहला ग्रुप है उसको हम बोलेंगे LVP, मतलब लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स एंड स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स. मतलब ये दो पैरेंट्रल्स की क्लासेस है, जैसे कि एक लार्ज वॉल्यूम और एक स्मॉल वॉल्यूम. और हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कौन सी लार्ज वॉल्यूम है और कौन सी स्मॉल वॉल्यूम है. तो क्राइटेरिया सबसे पहले हम जो डिसाइड करेंगे कि किस बेसिस पे हमको ये देखना है कि कौन सी लार्ज वॉल्यूम है और कौन सी स्मॉल वॉल्यूम है. तो सबसे पहले हम उसको कौन से साइज़ में पैक कर रहे हैं. तो अगर हम उसको 100 ml और उससे ज़्यादा में अगर हम उसको पैक कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल है. और अगर हम उसको 1 से 99 ml की साइज़ में पैक कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल है. आणि नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ कंटेनर यूज फॉर पॅकेजिंग, मतलब जे कंटेनर आपण पॅकिंगसाठी यूज करणार आहे त्याच्या बेसिसवरती आपण ठरवणार आहे की तो लार्ज वॉल्यूम आहे की स्मॉल वॉल्यूम आहे. फॉर एक्झाम्पल इन लार्ज वॉल्यूम जनरली प्लास्टिक बॉटल, म्हणजे जे लार्ज वॉल्यूम कंटेनर असतो तर याच्यासाठी आपण काय करतो, प्लास्टिक मटेरियल किंवा प्लास्टिकची बॉटल आपण यूज करतो. ते कशासाठी, कारण जे त्याची क्वांटिटी आहे ते जास्त असल्यामुळे आपण जर ग्लास यूज केला तर मग मे बी देर इज अ चान्सेस ऑफ ब्रेकेज. सो ड्यू टू धिस we use plastic bottles instead of glass. And for small volume parenterals we use glass, amber color ampules और vials. मतलब हम एक तो अंबर कलर की जो ग्लास बॉटल्स होती है वो हम यूज़ करते हैं स्मॉल वॉल्यूम के प्रिपरेशन के लिए. और फिर नेक्स्ट वन इज़ व्हीकल यूज. ये कौन सी व्हीकल हम यूज़ करने वाले ड्रग के साथ में, तो वाटर फॉर इंजेक्शन. अगर हम ड्रग के साथ में वाटर फॉर इंजेक्शन यूज़ करने वाले तो हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे कि हमको अगर लार्ज क्वांटिटी में फिर वाटर लगेगा ना, तो अगर हम लार्ज क्वांटिटी के अंदर जैसे कि दूसरे हम अपना
व्हीकल यूज़ करेंगे जैसे कि प्रोपलीन ग्लाइकॉल्स एक्सेट्रा, तो उसमें हमको कॉस्ट ज़्यादा लगेंगी। तो हम यहाँ पर जनरली जो लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर फॉर इंजेक्शन। एंड द नेक्स्ट वन इज़ for small volume preparation we also use here water for injection or oils like PG मतलब propylene glycol 400 and propylene glycol 600. So this will be used as a small volume preparation for vehicle and added substance मतलब, और इसमें हम एक्स्ट्रा सब्सटेंस क्या ऐड करते हैं, जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स होता है उसमें हम नो एडेड सब्सटेंस मतलब उसमें और दूसरा कोई सब्सटेंस ऐड नहीं करते। लेकिन जो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स होता है उसमें प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी माइक्रोबियल आर एडेड। मतलब प्रिजर्वेटिव्स मतलब उसमें कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, उसमें माइक्रोबियल्स ऐड करते हैं उसके अंदर। एंड स्टेरिलाइजेशन, तो इसके अंदर जो स्टेरिलाइजेशन जो यूज़ करते हैं हम, तो जो लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन होती है उसके लिए हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन करते हैं, और जो स्मॉल वॉल्यूम होती है उसके लिए जनरली असेप्टिक फिल्ड प्रोडक्ट्स। और जो एडमिनिस्ट्रेड हमको कैसे करते हैं, कौन से रूट से हम उसको बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो है जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स है उनको हम IV सेट मतलब इंट्रावेनसली हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं। या फिर जो स्मॉल वॉल्यूम के लिए है उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिरिंज या फिर निडल से हम उसको बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। लेकिन जो लार्ज वॉल्यूम रहेगा उसके लिए हम IV सेट मतलब सलाइन वगैरह का यूज़ करते हैं। और जो यूजेज है उसके वो क्या है, क्लिनिकली एज सपोर्टिव मेजर और न्यूट्रिएंट, मतलब इसकी जब भी नीड, जो कोई भी नीड है उसकी क्लिनिकली या फिर न्यूट्रिएंट के लिए हम उसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन डायग्नोसिस और थेरेप्यूटिक पर्पस मतलब जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी में कोई ड्रग हमको देना है पैरेंटरली या फिर इंट्रामस्कुलर एक्सेट्रा, तो हम स्मॉल वॉल्यूम देते हैं। लेकिन हमको जैसे कि अगर वीकनेस है तो हमको सलाइन लगानी है ग्लूकोज की वगैरह, तो हम एज ए न्यूट्रिएंट हम उसको लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स को इस वे से दे सकते हैं। और कंटेनर्स एंड क्लोजर, कि हमको कंटेनर्स कौन से चाहिए हमको उसको क्लोज करने के लिए, कि हमको किस कंटेनर में इसको रखना है। तो देर आर सम कंटेनर्स इन दैट वी विल फिल ओवर particular type of preparation. So in that first, the material used for the packing of parenterals product should be a very high quality which must comprises the qualities as below। मतलब कि जो हम पेरेंटल्स को पैक करने के लिए जो कोई भी मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो हाई होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जो पहले उसकी क्वालिटी जो है उसका क्राइटेरिया, उसके अंदर पहला क्या है, मस्ट बी फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट, मतलब कि उसने किसी तरह की केमिकली वो इनर्ट होना चाहिए। केमिकली इनर्ट मतलब कैसे कि उसने वो रिएक्टिव थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होना चाहिए, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए। फिजिकली मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, या फिर जो उसने किसी के साथ में केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। जैसे कि ड्रग ने जो प्लास्टिक मटेरियल हम यूज़ करने वाले उसके साथ में जो हमारा कंटेनर के अंदर जो ड्रग रहने वाला है उसने किसी तरह का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में मस्ट बी एडिक्वेटली ट्रांसपेरेंट टू ऑब्जर्व द प्रोडक्ट, मतलब वो क्या होना चाहिए कि जो हम यूज़ करने वाले ग्लास या फिर प्लास्टिक वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एकदम फाइन, ताकि हम प्रोडक्ट को एग्जामाइन कर सकें। अगर उसकी कुछ फिजिकल कंपैटिबिलिटी के अंदर चेंजेस आए तो उसकी वजह से हम वहाँ पर उसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, एग्जामाइन कर सकते हैं। इसलिए डू नॉट परमिट डिफ्यूजन अक्रॉस आइदर साइड, मतलब उसने क्या करना चाहिए, जो प्रोडक्ट है उसने जो मटेरियल उसको डिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए, वहाँ से उसको बाहर पास नहीं करना चाहिए। और डू नॉट, नेक्स्ट वन क्या है, मस्ट हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ फॉर होल्डिंग द प्रोडक्ट ड्यूरिंग शिपमेंट, मतलब उसकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उसने जब अपन प्रोडक्ट आए, जब हम उसको शिप करने वाले या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने वाले, तो उसमें उसको ब्रेकेज जो है वो होना नहीं चाहिए, जो ब्रेकेज होने के चांसेस है वो कम होने चाहिए। तो इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि ग्लास कंटेनर एक हम जो कि हम यूज़ करते हैं, तो ग्लास कंटेनर इज़ यूज एज अ कंटेनर मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट इंजेक्टेबल्स, मतलब कि जो ग्लास मटेरियल है वो एक चॉइस है यूज़ करने के लिए जो हम पैरेंटल के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड विद परसेंटेज ऑफ अदर ऑक्साइड सच एज सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड बोरॉन। मतलब जो ग्लास मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं वो किसके साथ में कंपोज होना चाहिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ में, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ में, या फिर सोडियम कैल्शियम के साथ में, या पोटेशियम के साथ में। क्यों?
क्योंकि जो उनकी ये जो है वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्लास का, वो उसको कम कर देते, मतलब ज़्यादा कर देते उसका मेल्टिंग पॉइंट। इस तरह के सब्सटेंस ऐड होने से मतलब हीट जो है वो ज़्यादा लगेंगे इन सब इस तरह के मटेरियल को मेल्ट करने के लिए। सो हेयर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास इज़ फॉर्म बाय सिलिकॉन ऑक्साइड एंड बोरिक एसिड। जो ग्लास का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिलिकॉन ऑक्साइड की वजह से हम उसको फैब्रिकेट करते हैं। और जो बोरोसिलिकेट ग्लास मटेरियल इज़ क्लासिफाइड एज अंडर। जो बोरोसिलिकेट ग्लास का मटेरियल है वो क्लासिफाइड कैसे होगा? एक तो टाइप 1 दैट इज़ बोरोसिलिकेट, टाइप 2 बोरोसिलिकेट एंड टाइप 3 बोरोसिलिकेट एंड 4th is NP glasses. So in that we will see that type 1 borosilicate is mainly it is composed of silicon dioxide and boric oxide because such composition offering high resistance to alkali attack। मतलब इस तरह के सब्सटेंस ऐड करने से क्या होता है कि ये रेजिस्ट होते हैं अल्कली अटैक के लिए, कि मतलब जो अल्कली मतलब फॉर्म ना हो इस तरह के सब्सटेंस को अगर हमने ऐड किया। जो टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं वो इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड और बोरिक एसिड का कंपोजिशन होने की वजह से ये हाईली रेजिस्ट होते हैं किसके? अल्कली अटैक के। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंपैटिबिलिटी उसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं आएंगे। और जो टाइप 2 बोरोसिलिकेट ग्लास है वो हम कब यूज़ करते हैं? वो किस चीज़ से बने होते हैं? इट कंपाइजेस ऑफ कंपाउंड ऑफ रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। मतलब जो टाइप 2 बोरोसिलिकेट ग्लास होते हैं वो हाई परसेंटेज ऑफ उसमें सोडियम और कैल्शियम हम उसमें यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरह के जो ग्लास होते हैं दिस मेक्स द ग्लास केमिकली लेस रेजिस्टेंट। मतलब जो इस तरह के जो ग्लास होते हैं वो टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास से कम रेजिस्टेंस होते हैं और जो जिसमें अल्कली का अटैक हो सकता है एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास बिकॉज ऑफ द सरफेस ऑफ द ट्रीटमेंट विद सल्फर ऑक्साइड। मतलब सल्फर ऑक्साइड का जो ग्लास का जो सरफेस है, जो ग्लास का सरफेस रहेगा उसके अंदर क्या होता है कि सल्फ़र ऑक्साइड होता है। तो वो जब जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा उससे कांटेक्ट में आने के बाद में वो सल्फ़र ऑक्साइड फॉर्म करेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे अल्कली का अटैक हो सकता है। और नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ टाइप 3 बोरोसिलिकेट ग्लास। और हम उसको क्या बोल सकते हैं? सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं हम उसको। किसको? टाइप 3 बोरोसिलिकेट ग्लास। इट इज़ अ सोडा लाइम ग्लास विच ऑफर मॉडरेट अल्कली अटैक एंड नॉट यूज एज अ कंटेनर फॉर पैरेंटल्स बट यूज एज अ ओरल लिक्विड और ड्राई सिरप। मतलब इस तरह का जो कंटेनर होता है वो हम पैरेंटल के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें मॉडरेट वे में अल्कली अटैक हो सकता है, इसीलिए हम उसको पैरेंटल के लिए यूज़ नहीं करते। बट इट इज़ यूज्ड फॉर ओरल लिक्विड्स और ड्राई सिरप। मतलब हम उसको ओरल लिक्विड्स या फिर ड्राई सिरप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो NP ग्लास है इट इज़ एक्सक्लूसिवली composed of soda lime or soda ash which is not suitable for containers used for parental preparation। मतलब जो NP ग्लास होता है वो किस चीज़ से बनता है? एशेस से, सोडा लाइम के या फिर सोडा ऐश से बनता है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए। और इनको टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होती है अल्कली टेस्ट करने के लिए, दैट इज़ हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट। हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट मतलब इट इज़ अ chemical reaction in which a molecule of water ruptures one or more chemical bonds. So in this test, the taste is formed on glass containers which will be used for packing according to pharmacopoeia। तो एक ग्लास कंटेनर की एक टेस्ट है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लैंक डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एसिड और बेस का टाइट्रेशन होता है। In this, the alkali release into a solution during thermal sterilization। Thermal sterilization मतलब thermal liability of a microorganism to prevent its growth। मतलब thermal sterilization के अंदर जो अल्कली रिलीज होती है वो टाइट्रेट होती है किससे? 0.0 मोलर HCl से यूजिंग मिथिल रेड एज एन इंडिकेटर। मतलब हम यूजिंग मिथिल रेड एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं और उस ग्लास को हम किससे टाइट्रेट करते हैं? 0.0 मोलर HCl से। और ये अगर अल्कली अगर इसमें प्रेजेंट रही तो क्या करता है ये? गिविंग अ कलर चेंज फ्रॉम येलो टू पिंक। मतलब जो उसका कलर येलो होता है उससे वो
पिंक कलर को फॉर्म करता है अगर इफ़ देयर इज़ एनी प्रेजेंस ऑफ अल्कली। और प्लास्टिक के लिए कौन सी टेस्ट होती है? प्लास्टिक कैन डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कैन बी इजीली मोल्डेड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और प्रेशर। मतलब प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अपन मोल्ड कर सकते हैं इजीली जब हम उसको एक तो हीट या फिर प्रेशर की वजह से, मतलब अब जैसे इफ़ वी अप्लाई हीट और प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, सो दैट सब्सटेंस विल बी मोल्डेड, सो वी कैन कॉल एज अ प्लास्टिक मटेरियल। And plastic are broadly classified into two groups, that is thermostat and thermoplastic. The thermostat is the plastic that cannot be recycled once it is fabricated. मतलब थर्मोस्टेट एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो कि डबल से रिसाइकल नहीं होता। एक बार अगर वो बन गया तो वो डबल से रिसाइकल नहीं होता। उसकी एग्जांपल है बैकलाइट। और जो सेकंड वन है वो है थर्मोप्लास्टिक, मतलब ऐसे प्लास्टिक जो कि रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कि पीवीसी, polyvinyl chloride, and second one PP, that is polypropylene, and PE, that is polyethylene। मतलब ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसको हम इजीली रिसाइकल कर सकते हैं एक बार मैन्युफैक्चर या फैब्रिकेट होने के बाद में। तो इस तरह की प्लास्टिक को हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। और जो हम एक बार होने के बाद में उसको फैब्रिकेट करने के बाद में हम उसको डबल से यूज़ या फिर डबल से रिसाइकल नहीं कर सकते, इस तरह के हम प्लास्टिक को कहेंगे थर्मोस्टेट। एंड केमिकली प्लास्टिक्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, they are made by polymerization of number of small molecule called monomers। मतलब प्लास्टिक क्या है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीमराइजेशन मीन्स इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीमर। मतलब जो मोनोमर्स है वो क्या करते हैं कि आपस में रिएक्ट करते हैं पॉलीमर को फॉर्म करने के लिए। और मोनोमर क्या कहते हैं? मोनोमर क्या है कि मोनोमर दैट फॉर्म द बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीमर। मतलब ये एक बेसिक यूनिट है किसका? पॉलीमर का। पॉलीमर का बेसिक यूनिट है मोनोमर, और मोनोमर आपस में रिएक्ट करके पॉलीमर को बनाते हैं और पॉलीमर प्लास्टिक बनाते हैं। और इसकी आइडियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है? इट मस्ट बी इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक। मतलब ये केमिकली इनर्ट होना चाहिए। किसी के जो भी हम सब्सटेंस, जो भी हम केमिकल, जो भी हम ड्रग्स इसमें हम स्टोर करेंगे उस ड्रग के साथ में किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन या रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उसकी, या और वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। और नो एडिटिव फ्रॉम द प्लास्टिक मटेरियल शुड माइग्रेट। मतलब जो प्लास्टिक में जो भी हम केमिकल यूज़ करने वाले हैं वो माइग्रेट, मतलब वो हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें जाना नहीं चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो हमारी जो प्रिपरेशन का इफेक्ट है, जो मेडिसिन का जो भी इफेक्ट है वो चेंज होगा। उसके बाद देयर शुड बी लीस्ट परमेबिलिटी ऑफ वाटर वेपर ग्लासेस एज पॉसिबल। मतलब जो उसमें वाटर वेपर और ग्लास और जो गैसेस है उसका वो परमिएबल होना चाहिए। मतलब कि परमिएबल मतलब वो पास कर सके इस तरह के मॉलिक्यूल्स को। एंड द नेक्स्ट वन इज नो सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द सॉल्यूशन। मतलब जो उसका सरफेस का एड्सॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। मतलब एड्सॉर्प्शन मतलब एडिशन ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ गैस लिक्विड डिजॉल्व टू द सॉलिड स्टेट। मतलब वो जो हमारा जो प्लास्टिक है वो मटेरियल उसने किसी तरह के एटम को या मॉलिक्यूल को या फिर गैस के मॉलिक्यूल को के साथ में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी सरफेस में अवेलेबल है उनके साथ में वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए। और हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि मतलब हमको जो ग्लासेस है, हाउ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ग्लास एंड प्लास्टिक कंटेनर्स। सो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि वेट। ग्लास कंटेनर का जो वेट है वो हाई वेट मटेरियल्स होता है। मतलब जो ग्लास कंटेनर्स होते हैं यूजुअली उनका वेट हाई होता है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ अ लाइट वेट मटेरियल्स। एंड द सेकंड वन इज नेचर। मतलब जे ग्लास कंटेनर्स आहे तो ब्रिटल वन्स असतो। ब्रिटल म्हणजे काय? ब्रिटल मीन्स हार्ड बट लायबल टू ब्रेक इजीली। मतलब ऐसे मटेरियल जो कि हार्ड होते हैं लेकिन वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे ब्रिटल मटेरियल। तो हम ये ग्लास और प्लास्टिक, तो ये हमको डिसाइड करना है कि किस बेसिस पे हमको उसको कंटेनर को स्टोर करके रखना है, हमारे जो ड्रग को स्टोर करके रखना है। अगर जो क्वांटिटी है हमारे ड्रग की या फिर पैरेंटल प्रिपरेशन की वो अगर स्मॉल है तो हम ग्लास मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर
क्वांटिटी जो है वो अगर ज़्यादा है तो हम प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं। और नेचर, उसका नेचर कैसे, अगर उसका नेचर ब्रिटल वन से, जैसे कि अगर हमारे प्रोडक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है, तो हम प्लास्टिक की बोतल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका वेट कम है तो हम ग्लास की बोतल यूज़ कर सकते हैं। और केमिकल कंपैटिबिलिटी, उसका रिलीज अल्कली इनटू सॉल्यूशन ऑन थर्मल स्टेरिलाइजेशन, मतलब जो ग्लास कंटेनर होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब हीट बढ़ने पर वो अल्कली को रिलीज़ करते हैं हमारे जो ड्रग है उसके अंदर, लेकिन ये जो प्लास्टिक होता है वो इनर्ट होता है विथ सॉल्यूशन ऑन हीटिंग, मतलब ये हीटिंग के अंदर वो हीटिंग में भी केमिकली इनर्ट होता है। तो उसकी बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको कौन सा कंटेनर सिलेक्ट करना है हमारी प्रिपरेशन के लिए। और ट्रांसपेरेंसी, जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है क्लियरली एज़ कम्पेयर टू द प्लास्टिक। जो प्लास्टिक होता है वो स्लाइटली लेस ट्रांसफर होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास और उसका शिपमेंट। और लेकिन जैसे कि अगर हमको शिपमेंट, नेक्स्ट वन इज़ शिपमेंट, मतलब अगर हमको शिपमेंट करनी है ग्लास कंटेनर्स की, तो जो उसकी शिपमेंट है वो हमको थोड़ी स्पेशल केयर के साथ में करनी होती है। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। और जो प्लास्टिक कंटेनर है उनका शिपमेंट बिकम कन्वीनियंट, मतलब उसको हमको एक उसका जो ब्रेकेज का जो एक टेंशन होता है, मतलब वो हमको नहीं होता कि मतलब उसको हम ज़्यादा स्पेशल केयर नहीं भी दिया तो उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक। एंड द नेक्स्ट वन इज़ पैकिंग एंड क्लोजर सीलिंग विद द एड ऑफ मशीन, मतलब अगर हमको सील करना है या पैकिंग करना है तो हमको ग्लास मटेरियल के लिए क्या लगेगा, मशीन की ज़रूरत लगेगी। लेकिन जो प्लास्टिक की अगर मटेरियल हम यूज़ करें तो उसकी बेसिस में हमको फॉर्म फिल एंड सील टेक्नोलॉजी लगेगी, मतलब उसको हमको उसको फिल करना पड़ेगा पहले, फिर फिल करने के बाद में उसको सील करना पड़ेगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन हमको जो पैकिंग जो इसका मटेरियल है प्लास्टिक ग्लास का, उसमें हमको एक पर्टिकुलर टाइप की मशीन लगती है उसको सील करने के लिए। तो ये सब जो हम जो हम कंटेनर सिलेक्ट करते हैं वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, एक तो जो वेट है उसकी बेसिस पे, नेचर है उसकी बेसिस पे, केमिकल कंपैटिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, शिपमेंट। अगर हमको कहीं पे ऑर्डर ज़्यादा दूर डालनी है तो हम ग्लास का यूज़ नहीं करेंगे, हम प्लास्टिक को कन्वीनियंट मानेंगे एज़ कम्पेयर टू ग्लास। यानी पैकिंग क्लोजर, मतलब यहाँ पे ये कॉस्ट को हमारी इफेक्ट करेगा कि जो ग्लास है उसको हमको ग्लास मशीनरी जो लगने वाली है वो मशीन लगेगी इसको फिल करने के लिए, और इसको फिल एंड सील टेक्नोलॉजी लगने वाली है। तो here we will stop, and next in that next lecture we will start from aseptic area, that is need for manufacturing. Thank you.